हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के जो बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रोजेक्ट जो होता है, उससे पहले आपको सिनॉप्सिस देना पड़ता है उसके बारे में। अब कई बार क्या होता है, ये सिनॉप्सिस जो है अप्रूव नहीं होता है क्योंकि ये ठीक तरह से बनाया गया नहीं होता है। और एक रीज़न ये भी होता है कई बार कि आपका जो टॉपिक है, जो आपने सिलेक्ट किया बहुत कॉमन टॉपिक है, तो इतना कॉमन टॉपिक भी नहीं एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो हम एक परफेक्ट सिनॉप्सिस कैसे बनाएं? इसमें आपको क्या-क्या चीजें मतलब सोच के चलनी है, कैसे-कैसे बनाना है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है परफेक्ट, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक मैं बात बताऊं कि सिनॉप्सिस के लिए आपको इसके अंदर एक टॉपिक अच्छा सा चुनना है जो बिल्कुल भी मतलब ऐसा ना कहे बिल्कुल यूनिक तो नहीं, लेकिन एक बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें आपका डाटाबेस का यूज होना बहुत जरूरी है। वजह क्यों? क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स में डेटाबेस भी एक सब्जेक्ट है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और जो आपकी प्रोग्रामिंग है, जावा हो गई या कोई भी आप ले लीजिए, उसके साथ आपको डाटाबेस भी यूज करना है। विदाउट डाटाबेस आप कोई भी सिनॉप्सिस भेजेंगे, वो रिजेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो और पहले हम समझते हैं कि सिनॉप्सिस होता क्या है। सिनॉप्सिस जो है वो आपका एक प्रपोजल है आपके प्रोजेक्ट का, जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। अब प्रपोजल में आप ये बताएंगे कि आपको क्या-क्या चीज आप क्या-क्या यूज करने वाले हैं और क्यों बनाना चाह रहे हैं, और उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। बेसिक क्या, आप ये कह लीजिए 60-70% स्ट्रक्चर वही रहता है। थोड़ा बहुत आप प्रोजेक्ट बनाते समय उसमें चेंजेस करते हैं। तो अब सिनॉप्सिस जो है एक आपका प्रपोज जो है प्रपोजल है प्रोजेक्ट का, कि आप क्या बनाने वाले हैं और क्यों बनाने वाले हैं। अगर यही अच्छा नहीं होगा, इसमें ही आप उनको जो सिलेक्ट करने वाले लोग हैं उनको ही कुछ कमी दिखेगी, तो वो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देंगे। तो सिनॉप्सिस को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देना है आपके प्रोजेक्ट का टाइटल। आप नोट करते चलिएगा, मैं आपको लिखवाता चलता हूँ। सबसे पहले आपको देना प्रोजेक्ट का टाइटल। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली आपका जो है प्रोजेक्ट का कुछ आप नाम देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ आप एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन जो है आपको देनी है। भाई इस ये जो आप बना रहे हैं ये विंडोज एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है, ये जो भी है विद डेटाबेस आप यूज करने वाले हैं और किस लिए यूज करने वाले हैं, एक थोड़ा सा आपको बताना है। सेकंड थिंग जो है वो रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में तो जैसे मैंने आपको भी बताया प्रोजेक्ट टाइटल के साथ वैसे ही, लेकिन थोड़ी सी एक अलग लैंग्वेज में आपको इंट्रोडक्शन देनी है कि ये काम क्या करता है और इसका थोड़ा बहुत जो है फायदा क्या रहेगा हमें। इंट्रोडक्शन में आपको इसका इंट्रोडक्शन जो बतानी है, प्लस उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको कुछ आपको उसके फीचर्स के बारे में बताना है, उसकी सिक्योरिटी के बारे में बताना है, और कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं ये बताना है, और कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, क्यों इसका फायदा है, क्या है, आपको थोड़ा बहुत ही बताना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की
कैटेगरी के बारे में। प्रोजेक्ट की कैटेगरी से कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, ये किस मतलब किस स्ट्रीम को फायदा देगा। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए है या किसी मतलब किस आपको स्ट्रीम को, मतलब मेडिकल लाइन में कह लीजिए, या फिर अकाउंट्स लाइन में कह लीजिए, या फिर किसी भी लाइन में आपका ये कैटेगरी किस तरह की है, फाइनेंशियल है, इंस्टीट्यूशनल है, इस तरह की। और आप इसके फ्रंट एंड में क्या यूज करने वाले हैं और बैक एंड में क्या यूज करने वाले हैं। इसमें जैसे हमने अकाउंट्स, फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में हमें बताना है साथ में। इसके बाद आ जाता है हमारा पर्पस एंड स्कोप। पर्पस एंड स्कोप में क्या करना है आपको, देखिए पर्पस बताना है कि इसका जो है हमें क्या फायदा मिलने वाला है। पर्पस क्या है हमें बनाने के पीछे, कि अगर मान लीजिए कोई अकाउंट रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सपोज कीजिए, तो आप क्यों बना रहे हैं। ऑलरेडी अकाउंट से रिलेटेड इतने सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, तो इसका क्या पर्पस है बनाने का। आपके सॉफ्टवेयर जो भी आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, उसका फायदा क्या होगा, मतलब एडिशनल फीचर उसमें क्या है, आपको बताना है पर्पस। स्कोप में आपको क्या करना है, स्कोप में आपको बताना है कि इसका क्या स्कोप है आने वाले टाइम पे। भाई मान लीजिए हम आज इसको बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, और इसका आने वाले टाइम में हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है जो ये हम आज बना रहे हैं। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है, वो अगले कम से कम 5 से 10 साल को लेके बनता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद उसका यूज ना रहे, इस सॉफ्टवेयर का कोई फायदा नहीं है। तो स्कोप जो है वो आपका एक ड्यूरेशन को लेके चलना पड़ेगा आपको, कि ड्यूरेशन जो है आपको, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 इयर्स तक कुछ आपको एडिशनल फीचर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है नेक्स्ट 10 इयर्स में, तो वो क्या है, और उसके बेस पे आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो आपको फायदा देगा। इसके बाद है सर्वे। ये आपको जरूर करना है, सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर आपको क्या बताना है, इसके आपको बताना है कि आप कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। मतलब एक तो आ गई आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और एक आपका हो गया डेटाबेस। तो आप कौन सा डेटाबेस ले रहे हैं और कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले रहे हैं, ये आप टेक्नोलॉजीज के बारे में आप बताएंगे। पॉइंट नंबर 6। इसके बाद आती है हमारी रिक्वायरमेंट्स एंड एनालिसिस। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो आपका जो आप बनाएंगे प्रोजेक्ट, ये विंडोज एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, ये आपको बताना है। और एक इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये क्या क्या आप इसमें एंड एनालिसिस, मतलब जैसे कि सपोज कीजिए एक अकाउंट्स की एक एप्लीकेशन है, इसके अंदर अब हमें आप क्या कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, ठीक है, और आप परचेज एंट्रीज कर सकते हैं,
बिलिंग जो है आपका एक तरह से ये हो गया सेल्स। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी रिक्वायरमेंट्स जो एनालिसिस करके आपने जो रिक्वायरमेंट है, ये आपकी मान लीजिए अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको दिखानी पड़ेगी। और आपको इसमें क्या क्या कौन कौन से फॉर्म्स आप यूज कर पाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत मॉड्यूल्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप छोटे मोटे जो, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपका सेल्स मॉड्यूल है, इसके अंदर आप ऐड सेल्स कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे और डिलीट कर पाएंगे। इसी तरह से परचेज में भी आप ऐड कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, डिलीट कर पाएंगे। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में। तो रिपोर्ट्स में आप रिपोर्ट्स डेट वाइज जनरेट कर सकते हैं, एक पीरियड वाइज जनरेट कर सकते हैं, या मंथली या ईयरली। तो इस तरह से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और कोई भी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं, आपको रिपोर्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिपोर्ट्स अगर नहीं होंगी तो आपका ये जो है आपका सिनॉप्सिस अप्रूव नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिपोर्ट देनी ही देनी है। फिर हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको आपको गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट आपने सबने पढ़ रखा होगा। गैंट चार्ट में आपने क्या करना है, आपको ये बताना है कि हमने जो एनालिसिस करा वो कितने टाइम में करा, जो प्रोजेक्ट को मतलब समझा कि हम क्या बना रहे हैं। मान लीजिए 1 से 2 हफ्ते लग गए हमें समझने के लिए हम क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे और क्यों बना रहे हैं। उसकी रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या क्या रहेंगी, 4-5 दिन आपको उसमें सोचने में लग गए। तो गैंट चार्ट आपने देखा ही है जिस तरह से बनता है। तो डिजाइनिंग में आप कितना टाइम लेंगे, कोडिंग में आप कितना टाइम लेंगे, टेस्टिंग में कितना टाइम लेंगे, और मेंटेनेंस वगैरह इसके बारे में। इम्प्लीमेंटेशन पहले आएगी, इम्प्लीमेंटेशन करके अगर उसकी कोई मेंटेनेंस भी करनी पड़ती तो आप मेंटेनेंस करके फाइनल आप कितने दिन में आप इस चीज को रेडी कर सकते हैं, आपके जो आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो उसका आपको गैंट चार्ट बनाना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा एसआरएस। एसआरएस क्या है आपको पता ही है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये बनाना है आपको। इसके अंदर आपको पता ही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके हार्डवेयर के बारे में बताना है और सॉफ्टवेयर के बारे में, कि आपको जो हार्डवेयर चाहिए होगा जो आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन जो है उसको चलाने के लिए मिनिमम हार्डवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको अगर एक पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए तो उसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, उसमें रैम कितनी होनी चाहिए, उसमें ब्राउजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और भी कोई एडिशनल जैसे डेटाबेस, अगर आपका विंडोज एप्लीकेशन है तो आपको डेटाबेस रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो आपको बताना है। ये ऑनलाइन चल रहा है तो आपको डेटाबेस वैसे नहीं चाहिए, या ये सारी डिटेल्स आपको पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डालनी है।
उसके बाद आता है आपका मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन। मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल के लिए कि अकाउंट्स का है आपके पास एप्लीकेशन, तो आपको जो सेल्स मॉड्यूल है, परचेज मॉड्यूल है या रिपोर्ट्स मॉड्यूल है, इसके अंदर आप जो है इसके आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि सेल्स में आप क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, परचेज में करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, और रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे तो कैसे कैसे करेंगे, रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या है। कोई मतलब 3 मॉड्यूल हैं, तीनों का थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन आपको देनी है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ ईच मॉड्यूल, ये हमारा इसमें आता है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो वो है SDLC, विच इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप चेक करते हैं कि आप कौन से मॉडल पे काम कर रहने वाले हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा SDLC में वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मॉडल सिलेक्ट कर रहे हैं, इनमें से आपको मॉडल सिलेक्ट करना है और बताना है क्यों, कि आप इसको वाई दिस मॉडल, ये 2 पॉइंट आपको जरूर लिखने हैं। एक तो मॉडल सिलेक्शन और एक है वाई दिस मॉडल, जो आपने सिलेक्ट करा है वो ही क्यों। तो बेसिकली तो उसमें आपको सबसे ज्यादा मेन चीज क्या लिखनी है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि आपको ये लिखना कि बेस्ट सुटेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। मेन चीज तो यही है। अब क्यों है, थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें आपको गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि अब आपका जो शुरू होने वाला है इसके अंदर ये बहुत ज्यादा देखा जाता है, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम जैसे आप जानते ही हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो इसमें आपको डाटा फ्लो डायग्राम लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 ये बनानी है। अब डेटा फ्लो डायग्राम आपको पता ही है, सबसे पहले आपको अपनी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके ऊपर आपको ये देखना आपके कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं और यूजर्स उसको कैसे यूज कर पा रहे हैं, क्या क्या मतलब फ्लो है आपके प्रोजेक्ट का। उस हिसाब से आपको DFD लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 बनाना है। लेवल 1 में तो ज्यादा आपको वो नहीं है, आपका मेन चीज मॉड्यूल्स होता है। तो इस तरह से आपको DFD बनानी है आपके। नेक्स्ट जो आपको बनाना है वो है यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम जो है आपका, ये भी आपने आपका पढ़ा हुआ है और इसको बनाया हुआ है। इसमें एक यूजर का मॉड्यूल्स के साथ आपका वो दिखाया होता है, कम्युनिकेशन किस तरह से होता है।
तो और इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देख सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना मुश्किल है नहीं, अगर आपने अपना प्रोजेक्ट को इजीली समझा है तो। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको अपने प्रोजेक्ट का टाइटल रखना सेंटर में, और आपको इधर उधर जो आपके डेटाबेस की टेबल्स हैं उनको दिखाना होता है, बट एक कम्युनिकेशन के साथ। सपोज कीजिए मैं अगर एक आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैंने अकाउंट, एक मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अकाउंट से एक लिंक बनाना है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जनरेट करेंगे, और क्या करेंगे, जनरेट रिपोर्ट्स। अब रिपोर्ट्स के अंदर आप क्या क्या आपने फील्ड दे रखे हैं, डेट दे रखा है, रिपोर्ट आईडी दे रखा है, और भी कोई फॉरेन की लगी होगी वो आपने दे रखी है, और भी कुछ डेट टाइम का कुछ सिस्टम दे रखा है। तो उस हिसाब से आपको सारा कुछ आपकी बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या उसके अंदर यूज करना है। तो जितने भी टेबल के अंदर आपके वो होंगे, मतलब आप जो जो लेंगे टेबल के अंदर वो आपको दिखाना है। प्लस इसके अंदर आपको ये जरूर करना है कि आपको ये बताना है कि कौन सा प्राइमरी की है और कौन सा फॉरेन की है। अगर आप बताएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ये थोड़ा बेटर लगता है। फिर इसके बाद आता है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर इसमें कुछ नहीं है, आपको एक टेबुलर फॉर्म में अपने टेबल्स के अंदर टेबल्स की डिटेल देनी है कि आप डेटा टाइप कौन सा यूज कर रहे हैं, फील्ड का नाम क्या है, और डिस्क्रिप्शन बतानी है आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक टेबल ली सेल्स। अब सेल्स टेबल के अंदर मैंने सेल आईडी लिया है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। इसमें आप इंटीजर भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, और इंटीजर ले सकते हैं इंटीजर टाइप का, या फिर आप स्ट्रिंग टाइप का ले सकते हैं, या जैसे आपको सूट करे। तो ये क्या है, सेल आईडी क्या, आपको इसके बारे में बताना है। आईडी ऑफ सेल, या आप लिखना है इनवॉइस, ठीक है। अब इसके बाद आपको लेना है, जैसे सपोज कीजिए इनवॉइस नंबर, ये भी आप इंट टाइप का ले सकते हैं। ये आपका इनवॉइस नंबर, यहाँ पे आपको ये इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको एक टेबल्स बनानी है, जिसमें आपको सिर्फ हर टेबल की हर फील्ड के बारे में लिखना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बनाना है, ये टेबल्स बन जाने के बाद सारी की सारी आपको करना क्या है, आपको देना है प्रोसेस लॉजिक। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपने हर मॉड्यूल के बारे में आपको बताना है कि इसमें कैसे कैसे काम हो रहा है।
logic and flow of each module। ये आपको लिखना है हर मॉड्यूल के बारे में। पहले जैसे सीरियल नंबर 1 2 3, मॉड्यूल 1 कौन सा है, सेल्स है, मॉड्यूल 2 परचेज है, मॉड्यूल 3 रिपोर्ट्स है। तो जितने भी आपके मॉड्यूल्स हैं उन सब के बारे में आपको लॉजिक और आपको बताना है, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लिखना चाहते तो इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने लेना टेस्टिंग। टेस्टिंग, अब टेस्टिंग आपने पढ़ी होगी, जैसे यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो ये जो भी टेस्टिंग के मेथड्स हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट पे एक इम्प्लीमेंट जो जो करेंगे उसके बारे में लिखना है कि हम ये टेस्टिंग करेंगे। आपको इसके बाद देना है लिमिटेशंस। लिमिटेशन, लिमिटेशन में आपको क्या बताना है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो थोड़ा आपका यूनिक बनाती है आपके प्रोजेक्ट को। कोई ऐसी चीज जो आपके अभी अवेलेबल एप्लीकेशंस में, मतलब मिलती जुलती जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे अकाउंट्स की बात करें तो आप जो अकाउंट्स के बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या एक यूनिक फीचर है जो दूसरों से इसको अलग बनाता है। अब इसके बाद देना है आपको इंडस्ट्री क्लाइंट इंटरफेस। अब ये इसमें आपको क्या बताना है कि आप जो है किसी क्लाइंट के बारे के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं। मान लीजिए आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और सपोज कीजिए आपको कोई क्लाइंट मिल गया कि आप किसी के लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, और सेम चीज आप अपने इस डिग्री प्रोग्राम में भी आप सेम प्रोजेक्ट को आप सबमिट कराना चाहते हैं। भाई आप डबल डबल मेहनत नहीं करना चाहते, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हम किसी इंडस्ट्री या किसी क्लाइंट के लिए ये चीज बना रहे हैं और हम यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे। तो इस चीज का हमें मेंशन करना है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ फ्यूचर एप्लीकेशन। अब इसमें आपको क्या बताना है कि आपका ये जो एप्लीकेशन का जो स्कोप है फ्यूचर में क्या है। स्कोप इन फ्यूचर, इसमें भी आपको वही चीज रहती है कि आपका जो है ये प्रोजेक्ट जो होगा इसमें यूनिकनेस क्या है, इसमें एडिशनल फीचर्स क्या है, ये आने वाले टाइम में क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी पैराग्राफ में। तो फिर एक मेन चीज जो ये है कि आपका जो सिनॉप्सिस है, मैं आपको यहां बताता हूं, एट लीस्ट 30 पेजेस का होना चाहिए। अगर ये इससे कम है, मान लीजिए 25 से लेते, 25 से कम हो जाता है तो शायद आपका एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि वो उसको काफी छोटा प्रोजेक्ट
कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इतनी सारी डिटेल्स अगर 25 पेजेस में भी नहीं आती है तो उस प्रोजेक्ट की जो कहते हैं कि बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट समझ के उसको एक्सेप्ट शायद ना किया जाए। तो रिकमेंडेड मैं यही करूंगा कि आपको एटलीस्ट 30 पेजेस करने हैं। चाहे आप थ्योरी में थोड़ा ज़्यादा लिख दीजिए, टेबल्स ज़्यादा बनाइए, सजेशन में यही है। डेटाबेस थोड़ा सा बड़ा होगा नॉर्मल से तो अच्छा रहेगा। जैसे अभी 3 मॉड्यूल हैं तो आप इसमें 4 मॉड्यूल एक और ऐड कर सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपके कितने आपके कौन सा आप किस तरह का प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है तो मॉड्यूल्स की। जरूरी नहीं है अकाउंट्स में 3 मॉड्यूल, जरूर 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड नहीं बनाते, किसी और तरह का बनाते हैं तो उसमें हो सकता है जरूरी 2-3 मॉड्यूल ही हो, बट उनकी जो डिटेलिंग हो थोड़ी सी ज्यादा हो। तो लेकिन वही है 30 पेजेस आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 30 पेज का बनाए। दूसरा जो एक और मेन रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट की, वो ये होती है कि आपको एक गाइड की जरूरत है। या तो वो गाइड बीटेक होना चाहिए, बीटेक, एमटेक, ठीक है, और उसके पास एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। बिना इसके आपको ये आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। और जो आपका सब्जेक्ट होता है जैसे प्रोजेक्ट का, उसकी बुक में आपको एक पेज मिल जाएगा जो आपको इस सिनॉप्सिस के साथ अटैच करके गाइड के सिग्नेचर वगैरह सारी डिटेल्स, उसने बीटेक एमटेक क्या कर रखी है, कब करी थी, कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इंडस्ट्री में, सारी डिटेल भर के आपको देनी है और सिनॉप्सिस के साथ अटैच करके भेजना है। और सिनॉप्सिस को आपको मान लीजिए ये है, मतलब स्पाइरल बाइंड करा के आपको देना है। और उसके बाद जब आपका अप्रूव हो जाएगा तो वही पेज जिसमें आपके गाइड के सिग्नेचर थे तो उसमें अप्रूव करके आपको मिल जाएगा और वो आपको प्रोजेक्ट में लगाना है। और रिकमेंडर मैं यही करूंगा कि स्पाइरल जो आप कराएं इसकी 2 कॉपी कराएं। दो कॉपी, इसका फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक कॉपी तो आपने सबमिट कर देनी है, और एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है कि आपको इन फ्यूचर उसका यूज पड़ सकता है। और इसके बाद आपको जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे तो भी आपको एक जो है इसकी सिनॉप्सिस की कॉपी भी प्रोजेक्ट की पूरी, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रिंट करवाएंगे तो उसमें भी एक सिनॉप्सिस कॉपी भी लगानी पड़ती है। तो या तो आप वहां लगा सकते हैं या फिर आप अपने एक कॉपी आप अपने लिए भी रख सकते हैं कि आपने क्या सबमिट किया था। तो इस तरह से आप ये चीज अगर आप बनाते हैं तो इसमें रिजेक्ट होने वाले कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आप हर चीज को डिटेलिंग में दे रहे हैं। तो ये हमारा है कि हमें सिनॉप्सिस बनाना कैसे है। अगर इसमें कोई भी आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका उसको रिप्लाई दूंगा कि कैसे करना है। और अगर आप इनके डीएफडी और ईआर डायग्राम के डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर एक वीडियोस बनाता हूँ कि किस प्रोजेक्ट को किस तरह से शो करना है डीएफडी में, ईआर डायग्राम में। बेसिकली सच्ची बात हूँ तो डीएफडी है क्या, डीएफडी है आपका जो आप प्रोग्रामिंग में मॉड्यूल्स बनाएंगे उस मॉड्यूल्स का एक फ्लो चार्ट सा बना दिया आपने कि उसका फ्लो कैसे चल रहा है।
और ईआर डायग्राम में क्या है, जो आपका डेटाबेस है उसको आपने दिखाया कि डेटाबेस एक दूसरे से लिंक कैसे है। जैसे कि सेल्स की रिपोर्ट्स बन सकती हैं, तो सेल मॉड्यूल जो है रिपोर्ट मॉड्यूल से लिंक्ड है, तो हमारे पास जो है सेल क्या नाम है रिपोर्ट मॉड्यूल से लिंक होगा, प्राइमरी की फॉरेन की आपस में कनेक्टेड होंगी। उस तरह से वो चीज जो है रिलेशनशिप जो होती है हमारी एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल से या एक टेबल की दूसरे टेबल से, वो है एंटिटी इज टेबल, रिलेशनशिप इज कनेक्टिविटी। जो भी है जिस तरह से हम एक टेबल में प्राइमरी की होती है और वही चीज दूसरी टेबल में फॉरेन की हो जाती है, वो एक रिलेशनशिप, उसका ये डायग्राम होता है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।